पेज नंबर 99, द स्नेयर। ऐसी ही कुछ एक पोएम हमने पढ़ी थी, द बॉय सॉन्ग। उस कविता में एक बच्चा कवि जो होता है, एक लड़का कवि, वो किस प्रकार से अपनी संवेदना को प्रकट करता है पक्षियों के प्रति, जिसमें वो कहता है कि भाई हमें पक्षियों को, वी शुड नॉट केज द बर्ड्स, हमें उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, उड़ने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए, बिकॉज ऑल लाइक फ्रीडम। उसी के जैसी कुछ ये पोएम है जिसका नाम है द स्नेयर, एंड द राइटर ऑफ दिस पोएम इज जेम्स स्टीफेंस। इन्होंने भी कुछ एक ऐसी पोएम लिखी है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। इन्होंने भी एक ऐसी पोएम लिखी है द स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है पिंजरा, जिसमें कि हम पशु या पक्षियों को फंसा लेते हैं, लगा लेते हैं लोग जंगलों में पिंजरा, या एक जाल के जैसा होता है ये स्नेयर, जिसमें कि पशुओं को या पक्षियों को फंसा लिया जाता है। शिकारी लोग ऐसा करते हैं। तो स्नेयर भी एक ऐसी पोएम है जिसमें कवि ये कहता है, जो जेम्स स्टीफेंस है, वो ये कहता है कि भाई एक दिन वो कहीं बैठा हुआ है, अचानक उसके कानों में आवाज आती है, दर्द भरी आवाज आती है, और वो समझ जाता है कि कहीं पर किसी पिंजरे में एक खरगोश फंसा हुआ है। उस खरगोश के चिल्लाने की आवाज आती है। जब खरगोश का पंजा, या खरगोश पिंजरे में जब फंस जाता है उसका पंजा, तो वो दर्द से चिल्लाता है, और ये आवाज कवि को विचलित कर देती है, पर उसको ये पता नहीं चल पाता कि ये आवाज कहां से आ रही है। अब उसको ये तो पता है कि ये जो रैबिट है, ये जो खरगोश है, ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है किसी को, और उसकी चिल्लाहट, उसकी चीख, उसका रोना ऐसा है कि चारों तरफ एक भय का वातावरण बन जाता है, और लगभग हर चीज उस वातावरण में, हर चीज डरी सहमी सी हो जाती है। लाइक दैट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब घर में कोई बच्चा जब गलती कर देता है और जब उसके ऊपर डांट पड़ती है या उसकी पिटाई होती है, या आपकी क्लास के अंदर जब कोई बच्चा शैतानी कर देता है, जब उसको डांट पड़ती है या जब उसकी पिटाई होती है, तो पूरी क्लास के अंदर एक सहमा सहमा सा, डरा डरा सा वातावरण बन जाता है। सारे बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा नंबर भी ना आ जाए। इसी प्रकार से उस खरगोश की चीख से, उसकी चिल्लाहट से, उसके रोने से चारों तरफ एक डर का सा वातावरण बन जाता है। सब कुछ डरा डरा सा लगता है, हर चीज, हर पशु पक्षी। कवि ये कल्पना करता है कि शायद उस खरगोश को इतना दर्द हो रहा है कि उसके चेहरा भी उसका बिगड़ गया है। जैसे कि कोई रोता है, दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, तो उसका चेहरा बदल जाता है। चेहरा बदलने से मतलब है कि एक चेहरे का एक अलग सा रूप हो जाता है। रिंकलिंग मतलब एक जैसे दरारें, मतलब जैसे उसको क्या कहिए आपकी, जैसे सलवटें से पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर। फिर वो चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन कवि बड़ा विचलित होता है। वो कहता है कि भाई मेरे को वो जगह नहीं मिल पा रही है। कवि ढूंढने की कोशिश करता है उस जगह को जहां से वो आवाज आ रही है, जहां से वो आवाज आ रही है उसकी, उस खरगोश की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, दर्द से उसकी जो आवाज आ रही है, जो उसकी वेदना से भरी हुई जो उसकी आवाज आती है, उससे कभी बड़ा विचलित होता है। कभी उस खरगोश
की मदद करना चाहता है, लेकिन कभी उसको ढूंढने का प्रयास भी करता है यहां वहां हर जगह, लेकिन उसको वो जगह नहीं मिल पाती है जहां पर वो उसको ढूंढ पाए। उसको ये पता नहीं चल पाता कि उसका पंजा, उस खरगोश का पंजा पिंजरे में कहां फंसा हुआ है, कहां है वो पिंजरा, कहां लगा हुआ है वो पिंजरा। आखिर में वो यही कहता है उससे, खरगोश से संबोधित करते हुए कहता है कि अरे छोटे से प्राणी, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूं, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, हे नन्हे से प्राणी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारी इस चीखने चिल्लाने से मैं भी बड़ा द्रवित हो गया हूं, मैं कैसे भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं मदद तुम्हारी करूं कैसे, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं, तुम मुझे मिल नहीं रहे, क्या करूं। और इस प्रकार से कविता समाप्त हो जाती है। ये मैंने इस कविता का भाव, इस कविता का मतलब ये मैंने आपको पहले बताया। अब मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं एक बार, आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा लय का ध्यान रखेंगे। कविता को मैंने आपको पहले भी 3 कविताओं में बताया है कि कविता को जब हम बोलें, कविता को जब हम पढ़ें, तो हमें लगना चाहिए कि हम एक कविता पढ़ रहे हैं। इसमें भी राइमिंग स्कीम होगी, जरूरी नहीं है कि हर कविता में, हर पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम हो। इस पोएम के अंदर 4 स्टैंजास दिए हुए हैं, देख रहे होंगे आप अपनी किताब में, आपके सामने आपकी किताब खुली हुई होगी। 4 स्टैंजास हैं इसके अंदर, छोटे छोटे से स्टैंजास हैं। हर एक स्टैंजा के अंदर हर एक स्टैंजा के अंदर 4 लाइनें हैं। जरा ध्यान से आप सुनिए, थोड़ा सा आनंद भी लीजिए आपकी कविता को कैसे पढ़ा जाता है। केवल एग्जामिनेशन को पास करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल रट लिए क्वेश्चन आंसर और जैसे तैसे करके लिखा है वही सब कुछ नहीं होता है, वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कविता है तो हमें कविता के तरीके से उसको पढ़ना भी आना चाहिए। सुनिए जरा आप इसको। I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. इसी लाइन को रिपीट किया गया है। पहले वाले स्टैंजा में जो लास्ट लाइन थी, उसी लाइन को अगले वाली स्टैंजा की फर्स्ट लाइन बना दिया गया है। But I cannot tell from where he is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. फिर से आखिरी वाली लाइन को अगले वाले स्टैंजा की पहली लाइन बनाया गया है। Making everything afraid, wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. क्या आप में से कोई इसकी राइमिंग स्कीम मुझे बताएगा? पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? मैं बताऊं सर? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। यस सर। यस, मैं बताऊं सर? बोलो ना। एबी एबी। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। एबी एबी है सर। हाँ, तो थोड़ा सा आपने ठीक सिस्टम को ठीक करो। आपका मोबाइल की प्रॉब्लम है या क्या है, मुझे नहीं पता। एबी एबी, वेरी गुड। But I cannot tell from where he is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. कौन बताएगा सलमान के अलावा? सर मैं बताऊं? बताओ। नाम बोलो अपना।
बेटा थोड़ा सा सर मैं बताऊं शिवानी, हाँ शिवानी बोलो। ए बी है सेकंड वाले की। बिल्कुल ठीक है, ए बी है सेकंड वाले की। थर्ड वाला, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? नाम नेहा। बताओ। नेहा बोलो। सर ए बी है इसमें भी। इसमें भी ए बी है। And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. कौन बताएगा? हरी अप एडी। बोलो तो, 4 लाइनें हैं। कौन बोल रहा है ये? सर मैं अक्षित बोल रहा तो अक्षित पूरा बोलना, ए बी खाली बोल के रह गया हूँ। सर एबी नहीं एडी है। प्लेस वेयर। अरे राइमिंग स्कीम पूछ रहा हूँ मैं तेरे से, वर्ड नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा क्या होता है? जी। 3 लोगों ने बता दिया, अब तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा जा रहा है। मुझे पता राइमिंग स्कीम पर वो एबी। तो ऐसे बोले ना, राइमिंग स्कीम 3 लोगों ने बता दी, तू अभी भी कंफ्यूज पड़ा हुआ है, क्या बताना है? वाह भाई वाह, जी सर। ऐसे नहीं होता। अलर्ट रहा करो थोड़ा सा, एबिलिटी होते हुए भी आप फ्लोर पे आनी चाहिए चीजें। पहला स्टैंजा कौन पढ़ के सुनाएगा मेरे को? पहला स्टैंजा कौन पढ़ के सुनाएगा? सर मैं नेहा। हाँ नेहा बोलो। I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. शाबाश, बहुत अच्छा बोला तुमने। दूसरा स्टैंजा कौन पढ़ के सुनाएगा मेरे को? Else than नेहा, नेहा के अलावा। सर मैं पढ़ूं? नाम बोलो। But I cannot tell from where he is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. वेरी गुड। नाम पूछा था मैंने आपका। शिवानी। ओके नेक्स्ट कौन बताएगा? थर्ड स्टैंजा कौन पढ़ेगा? गुरुजी मैं बोलूं अमन? हाँ बोलो। Making everything afraid, wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. शाबाश, बहुत अच्छा बोला बेटा, वेरी गुड। चौथा स्टैंजा कौन पढ़ेगा? गुरुजी मैं बोलूं केशव? हाँ बोलो केशव। पढ़ो सर। And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little on, oh little on, I am searching everywhere. ऑन नहीं है, 1 होता है। ठीक है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा आप सब लोगों ने, वेरी गुड। ऐसा हमको आना चाहिए। और कोई पढ़ना चाहता है? और कोई पढ़ना चाहता है? केवल हमने ही नहीं पढ़ना होता है, आप भी सीखिए पढ़ना। और कोई पढ़ना चाहता है? यस सर। नाम बोलो। यस सर। पढ़ो सर। नाम, पूजा। पूजा बोलो पहला स्टैंजा। I hear a sudden cry of pain. हाँ? There is a rabbit in a snare. हाँ? Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। और कोई? पूरा मौका दे रहा हूं मैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। शाबाश। और कोई? और कोई? बस अक्षित है, सलमान है, लिटरेचर के स्टूडेंट है ये। सर बोल रहा हूँ सर। तो बोलना सर फिर। मैं पढ़ू क्या? तो पढ़ूं क्या तो बोलना फिर। सर बोल रहा था इसे। तो अब बोल दे रहा था, दोबारा, आवाज नहीं आ रही अब सर बोल दे इसमें से। दोबारा। मेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरी नहीं आ बोल रही? रहा हूँ सर। हाँ सर मेरी नहीं जा रही उधर। अब आ रही है, अटक के जा बोल। रही है। अब आ रही है, बोल। तेरे सिस्टम को ठीक करवा, फोन में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करवा भैया, बोलो। ये तो तुमको ही करवाना ठीक है पड़ेगा। हाँ बोलो। ठीक है सर। ठीक है सर। बोलो। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। बोल रहा हूँ सर। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट
forehead, crying on the Frightened air. frightened air, making everything afraid. हाँ ठीक है। और कोई? सर मैं मतलब नाम बोलो। शिव प्रकाश। हाँ शिव प्रकाश। मेकिंग एवरीथिंग afraid, wrinkling up his little face as he cries again for aid, I cannot find the place. शाबाश, बहुत अच्छा। और कोई? सर तुषाल। हाँ तुषाल बोलो। And I cannot find the place where he spy in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. वेरी गुड, शाबाश। और कोई? कुछ तो शर्म आ रही होगी कईयों को, तो शर्म करके बैठे रहेंगे। और कोई? बस। अक्षित है। अक्षित तो जबरदस्ती बुलवाओ तभी बोलता है। तो ये पता नहीं क्यों लिटरेचर लेके बैठा हुआ है, क्या करेगा लिटरेचर से। क्या हुआ, अक्षित तो गायब हो गया दिखता है। सर यही हूँ। तू बोल ही नहीं रहा, तू तो। शर्म आ रही है? नो सर। हाथ पकड़ के बुलवाना पड़ता है। आलस हो रहा है, कौन बोले? है भाई? अच्छा नहीं बोलना चाहता, चल छोड़। नहीं बोलना चाहता तो जबरदस्ती कैसे करे तेरे से। ये तो इच्छा होती है बोलने की जब बोला जाता है। ओके तेरी मैं आ जाऊँ बस कल। है? आप मेरे घर पे आ जाओ, मिल लेंगे फिर जब साथ साथ पढ़ेंगे। मैं आ जाऊंगा घर पे। भैया मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है जो मैं तेरे घर पे आऊंगा? बिल्कुल मत सर बोले ऐसे ना। खाना खाने आ जाना। नहीं बिल्कुल मत बोले ना। तू क्लास का काम क्लास में करेंगे, घर पे आने का क्या मतलब है? घर पे काहे को आ जाऊं तेरे? सर क्लास के लिए नहीं, ऐसे घूमने आ जाओ। नहीं, मैं यहाँ पर अभी घूमने की बात हो रही है, पढ़ाई चल रही है। सर पढ़ाई की। तो पढ़ाई की बात हो रही है तो पढ़ाई की बात करना। तेरे को स्टैंजा बोलने के लिए कह रहा हूँ, वो तो बोला नहीं जा रहा तेरे से। तू कह रहा है जी घर पे आ जाओ, घर पे बोलेंगे। ये क्या बात होती है? तेरी मर्जी है भाई, तेरी मर्जी है। सोना, अब मैं तो एक एक कोई कह सकता हूँ, फिर भी नहीं बोले तो मर्जी है तुम्हारी। फिर भी नहीं बोलो तो फिर क्या करें? एक एक का नाम लेके बोल सकता हूँ मैं तो भाई, बोलो। अभी किस किस ने? हिमांशु? यस सर। आपको भी नहीं बोलना? ओके बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। तो कहाँ बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जब बोल रहे हो आप बड़ा एहसान करके मेरे ऊपर। सॉरी सर। सॉरी क्या होता है? आगे रहना चाहिए। कब सीखोगे बोलना? वाह भाई वाह यार। सर बोलो तो। a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare. Now I heard the cry again, but I cannot tell from where. कौन सा स्टैंजा पढ़ना था आपको? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट क्यों पढ़ना था? अभी लास्ट वाले स्टूडेंट ने कौन सा पढ़ा है? सर लास्ट हो गया शायद। सारा हो गया था? हाँ। अच्छा खड़ी हुआ था अभी तो। कोई बात नहीं। और कोई? अब एक एक का नाम लेके बोल रहे हैं, फिर भी नहीं बोलो तो क्या करे? कोई? निकिता? But I cannot tell from where he is calling out for aid, carrying on the fragrant air, making everything appear. हाँ, क्राइंग होता है ये, कैरिंग नहीं होता है। पिंकी? Making everything after work रिंकलिंग अप? wrinkling away his later fears and he cries again for head and एड नहीं है, एड है। aid, and I cannot find the place. फाइंड द प्लेस। भैया कितनी बार तो बोली जा चुकी है, थोड़ा ध्यान दो आप। चलो और कोई? फिर भी आप बोलने की कोशिश नहीं करते हो। पूजा ने बोल दिया, सलमान ने बोल दिया, शिवानी ने बोल दिया, सोनम का पता नहीं है, तुषाल ने बोल दिया, शिव प्रकाश ने बोल दिया। एक क्लास में रह गया बस बच्चा, अक्षित, जिसको मैं सबसे इंटेलिजेंट लड़का मानता हूं। चलो आइए, अब मैं जरा आपको इसको हिंदी में समझा देता हूं। आई हेयर अ सडन क्राई ऑफ पेन। आई आ रहा है यहां पर पोइट के लिए, कवि के लिए।
कवि कहता है आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, अचानक से मैं सुनता हूं एक दर्द भरी आवाज, एक दर्द भरी चीख मुझे सुनाई देती है। सडन का मतलब अचानक, क्राई ऑफ पेन, पेन का मतलब दर्द, क्राई का मतलब रोना, चीखना। दर्द से भरी हुई एक चीख की आवाज मुझे सुनाई देती है। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, कवि यहां पर कहता है कि ये आवाज किस चीज की है? कवि कहता है कि ये जो आवाज है ये एक रैबिट की आवाज है। और स्नेयर का मतलब पिंजरा, एक पिंजरे के अंदर एक रैबिट है। कवि अनुमान लगाता है, कवि अंदाजा लगाता है कि एक पिंजरे के अंदर शायद एक खरगोश फंस गया है और उसकी आवाज आ रही है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, फिर से सुनिए आप उच्चारणों को। वैसे तो आप 12th क्लास के अंदर हो, छोटे छोटे से शब्द हैं, फिर भी अगर आप इनको नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सोचिए जरा, सोचने की बात है आप लोगों के लिए जो इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, फिर से मुझे सुनाई देती है वही चीख, फिर से मुझे सुनाई देती है। हेयर का मतलब सुनाई देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है हेयर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, फिर से मुझे वो चीख सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मॉडल आ गया यहां पर, कैन नॉट नेगेटिव। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं। फ्रॉम वेयर, कहां से? आवाज तो बार बार आ रही है। आई एम हियरिंग द क्राई ऑफ द रैबिट एंड आई नो दैट देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, बट आई एम नॉट एबल टू नो फ्रॉम वेयर द क्राई ऑफ द रैबिट इज कमिंग। कवि बड़ा दुखी होता है, पर कवि कहता है कि मुझे आवाज तो बार बार आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो उसको ढूंढने की कोशिश भी करता है। द पोएट ट्राइज टू सर्च द रैबिट, द रैबिट इज इन अ स्नेयर एंड द पोएट ट्राइज टू सर्च to find out the rabbit, but he is unable to know from where the cry is coming. उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक उसको आवाज आती है, दर्द से भरी हुई आवाज आती है। वो समझ जाता है उसकी आवाज सुनकर के शायद कि ये किसी रैबिट की आवाज है जो किसी पिंजरे में फंसा हुआ है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, फिर से वो उस आवाज को सुनता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, यहां पर इस लाइन को रिपीट किया गया है उस पर ज्यादा जोर डालने के लिए। उसको बड़ा दुख हो रहा है कि वो बता नहीं पा रहा। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, रिपीट का मतलब यही है, पहले वह लास्ट वाले जो लाइन है फिर बाद में उसको रिपीट किया गया है, यानी कि उस बात पर वो ज्यादा जोर डाल रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उसको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता नहीं सकता हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड का मतलब होता है सहायता, हेल्प, मदद। ही आ रहा है यहां पर रैबिट के लिए, खरगोश के लिए। ही इज कॉलिंग आउट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो चिल्ला रहा है, वो आवाज लगा रहा है। कौन आवाज लगा रहा है? वो खरगोश। फॉर एड, फॉर एड का मतलब मदद के लिए। वो खरगोश किसी को आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो किसी को बुला रहा है कि कोई आए और उसकी मदद करे। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर का मतलब यहां पर फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ वातावरण। फ्राइटेंड एयर का, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, एयर का मतलब वातावरण, एटमॉस्फेयर। क्राइंग आउट, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और वो चिल्ला रहा है, और उसके चिल्लाने से, उसके रोने से जो आसपास का वातावरण है वो भी भयभीत हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब घर में किसी को डांटा जाता है या किसी की पिटाई की जाती है, किसी बच्चे की शैतानी जब वो करता है, या स्कूल में ऐसा होता है, पूरी क्लास शांत हो जाती है,
एक बच्चे को डांटते हैं, एक बच्चे को हम थोड़ी पिटाई करते हैं कभी कभी हल्की फुल्की सी, उसकी शैतानी के लिए या कोई भी ऐसी चीज जो उसको नहीं करनी चाहिए वो कर देता है, पूरी क्लास अलर्ट हो जाती है, सब पूरी क्लास सब अलर्ट हो जाते हैं, सबकी उंगलियां लग जाती हैं कौन सी लाइन पे कहाँ चल रहे हैं। कई बार हमने देखा है क्लास के अंदर जब बार बार कहने के बाद भी कोई बच्चा नहीं मानता है, फिर हम खड़ा हो भाई, बता कहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसको पता नहीं चल पाता क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता। अच्छा, वही एक अकेला नहीं होता है, कई और भी बच्चे होते हैं, उनको भी ध्यान नहीं होता कहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब एक को हम खड़ा करते हैं, जब उसे सख्ती करते हैं हम, तो पता है क्या होता है, उस क्लास के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है, सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं, सबकी उंगली फटाफट से पहुंच जाती है कहाँ पढ़ा रहे हैं सर। ऐसा ही एक वातावरण, ऐसा ही एक डर का वातावरण, भय का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। जब वो खरगोश चिल्ला रहा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग का मतलब बनाता हुआ, एवरीथिंग का मतलब हर चीज, यहाँ पर हर प्राणी के लिए आ रहा है, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, भयभीत। और उसकी इस चीख को सुनकर के उसके आसपास जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सारे के सारे डर जाते हैं। सारे सब पक्षियों के, पशु पक्षियों के मन में एक डर समा जाता है, पता नहीं ये किसकी आवाज आ रही है और क्या पता अगला नंबर हमारा नहीं हो। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। और फिर से इस लाइन को रिपीट किया गया है, हर चीज वहां पर डरी डरी हुई सी है। चीज का मतलब यहाँ पर पशु पक्षियों से है, निर्जीव वस्तु तो डरती नहीं है। तो एवरीथिंग यहाँ पर जो आ रहा है वो सभी आसपास के सभी पशु और पक्षियों के लिए आ रहा है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और जब आपने भी देखा होगा कई बार किसी को रोते हुए, चिल्लाते हुए, तो कैसे उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल जैसे सलवटें पड़ जाती हैं रोते हुए किसी बच्चे को, आप देखिए कैसा उसका चेहरा हो जाता है। ऐसा उसका चेहरा कवि कल्पना कर रहा है, यहाँ पर कवि देख तो नहीं पा रहा उसको, लेकिन कवि इतना संवेदनशील है, ही इज सो मच सेंसिटिव दैट ही कैन इमेजिन द फेस ऑफ द लिटिल क्रिएचर, आई मीन टू से दैट द रैबिट। वो उसकी शक्ल को एक इमेजिन करता है कि यार देखो वो किस प्रकार से चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसकी चेहरा कैसा बिगड़ गया होगा, कैसे उसके चेहरे के ऊपर सलवटें पड़ गई होंगी। एंड आई कैन नॉट, as he cries again for aid, और फिर से वो चिल्लाता है, as he cries, जैसे वो फिर से चिल्लाता है for aid, मदद के लिए जब वो चिल्लाता है, तो उसके चेहरे के ऊपर एक सलवटें से पड़ी हुई हैं, उसका चेहरा ऐसा डिस्टॉर्टेड, मतलब ऐसा हो जाता है अलग तरीके का। जब आपने देखा होगा किसी को, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे, after a long search, I am not able to find that place, the place where the rabbit is trapped in a snare. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां से ये आवाज आ रही है। पोएट यहां पर बड़ा दुखी है। He is so much sorry for the rabbit because he wants to help that rabbit, because he wants to help that crying rabbit. The rabbit which is trapped in a snare, and the poet goes here and there to search that rabbit, to save her, to save him, to help him, but unfortunately he is not able to find that. And I cannot find the place where his paw is in the snare. मैंने आपको कहा ना, कहां पिंजरे में उसका पंजा फंसा हुआ है, कहां पर वो ट्रैप्ड है, कहां पर उसका पंजा फंसा हुआ है पिंजरे के अंदर। पॉ का मतलब होता है PAW, पॉ का मतलब होता है पंजा। जैसे जानवरों के जो पंजे होते हैं, खरगोश का जो पंजा है वो कहीं फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन। अब इस लाइन में वो क्या करता है, उसको संबोधित करता है, हे छोटे से प्राणी। लिटिल वन का मतलब हे छोटे वाले प्राणी, छोटे से प्राणी। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, वो उसको एक प्रकार से ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग अ लॉट टू हेल्प यू, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर,
मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूं, बट आई एम सॉरी। ओहो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? मैं तुम्हें बचाना तो चाहता हूं, मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। सो माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। मैंने इस पोएम को पूरा कर दिया है। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, इसको धीरे धीरे पढ़ूंगा, ध्यान से सुने, समझ में आपको आएगी, ठीक है? फिर मैं आपसे बात करूंगा। I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid. Wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. ये मैंने पोएम को कंप्लीट कर दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको इसको पढ़ के सुनाया, मैंने आपसे पढ़वाया, मैंने इसको ट्रांसलेट किया, मैंने इसको हिंदी में भी समझाया आपको, इंग्लिश में भी मैंने समझाया आपको। अब आप आइए और आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई लाइन है जो कि आपको समझ में नहीं आई, कोई स्टैंजा है जो आपको समझ में नहीं आया, कोई वर्ड है इसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, नाउ इट इज योर टाइम टू आस्क मी। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। सर व्रिंकलिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो ये व्रिंकलिंग नहीं होता है, डब्लू साइलेंट होता है, ये रिंकलिंग होता है। सर एक मिनट, एक जना बेटा, एक जना। रिंकलिंग का मतलब होता है जैसे सलवटें पड़ जाना, सिकोड़ लेना, विकृत हो जाना थोड़ा सा रूप अपना। रिंकलिंग का मतलब सिकोड़ लेना, सलवटें पड़ जाना। जैसे चद्दर नहीं होती है, चद्दर, यस सर। तो जब हम रात को सोते हैं तो कई बार चद्दरों के ऊपर सलवटें नहीं पड़ जाती हैं? हाँ सर। वो सिकुड़ जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे के ऊपर भी ऐसा ही हो जाता है कुछ, जब कोई व्यक्ति रोता है, चीखता है, चिल्लाता है तो। और बोलिए, हरी अप। सर हाँ बोलो। जो फ्राइटेंड है इसकी जगह फेयर ले सकते हैं, क्योंकि भयभीत यानी फेयर। फ्राइटेंड यहाँ पर कुछ नहीं ले सकते आप, वहां पर जब अपन आंसर लिखेंगे तब अपन ले सकते हैं। हाँ वैसे, हाँ वैसे अपन जब आंसर लिखेंगे तो अपन ले सकते हैं। हाँ, फेयर नहीं आएगा, लेकिन कुछ और वर्ड आ जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड कुछ आ जाएगा। और बोलो आप। वैसे फ्राइटेंड भी कोई बुरा नहीं है, अपने को शब्दों से इतना परहेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई नया वर्ड है तो अपने को उसको तैयार करना चाहिए। हमेशा एक ही तरह के वर्ड तो चलते नहीं रहेंगे ना। सर एक बार नीचे की सेकंड लाइन बता दो सर, एक बार फिर रिपीट कर दो। आप लाइन बोलो। ये वेयर इज paw is in the snare। वेयर का मतलब कहाँ, हाँ सर। हिज का मतलब उसका, उसका मतलब खरगोश का, Yes, पॉ का sir। मतलब पंजा, यस सर। और इज इन द स्नेयर, स्नेयर का मतलब पिंजरा, यानी कि उसका पंजा पिंजरे में कहाँ फंसा हुआ है, यानी कि पिंजरे में उसका पंजा फंसा हुआ है। किसका? खरगोश का। यस सर। लेकिन कवि उसको नहीं ढूंढ पा रहा कि कहाँ वो पिंजरा है, और उस पिंजरे में वो जो खरगोश फंसा हुआ है वो कहाँ है, ये उसको पता नहीं चल पा रहा। वो ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है इधर उधर, लेकिन उसको पता नहीं चल पा रहा है। यस, और बोलिए। वेरी गुड, बोलिए, ये वाली बता दो। ये हाँ, wrinkling up his little face, ये तो मैंने अभी बताया ही ना आपको। उसका जो छोटा सा चेहरा है, अब ये जो चेहरा है, तो वो जब रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसके चेहरे के ऊपर सलवटें सी पड़ गई हैं।
उसके चेहरा जैसे सिकुड़ गया है। जी गुरुजी। हाँ, जैसे आपने किसी को रोते हुए देखा होगा कभी, तो उसका चेहरा ऐसा विकृत सा हो जाता है, सामान्य सा नहीं रहता है उसका चेहरा। अगर आपने कभी किसी को रोते हुए देखा हो तो जी गुरुजी। तो वो उसका चेहरा वैसा, उसको कल्पना कर रहा है यहाँ पर कवि कि वो इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसका चेहरा सिकुड़ गया होगा, उसके चेहरे के ऊपर ऐसी सलवटें सी पड़ गई होंगी, ये वो बता रहा है कवि यहाँ पर। यानी कि एक प्रकार के दर्द को, एक प्रकार के दुख को प्रकट कर रहा है कि देखो बेचारा वो रैबिट कितना परेशान होगा, उसका चेहरा भी बिगड़ गया होगा, उसका चेहरा भी विकृत हो गया होगा रोते रोते। जी गुरुजी। हाँ जी, और बोलिए। यस, कम ऑन, पूछिए। बोलिए बोलिए, पूछिए आराम से, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। आप, आपके सामने पूरी पोएम है, बुक है आपके सामने, पढ़ लीजिए। There are 4 stanzas, 16 lines. There are total 16 lines. हालांकि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो बहुत तकलीफ देने वाला हो, बहुत इजी वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल सी पोएम है। सर। हाँ सर, पोएम में तो आगे सारे वर्ड्स कंप्लीट हो, लेकिन अब अबाउट द पोएम में जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें एज ए स्टेनोग्राफर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर। सर, स्टेनोग्राफर का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये पोएट के बारे में लिखा हुआ है। स्टेनोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटा, ऑफिसेस के अंदर होता है ये। स्टेनोग्राफर वो व्यक्ति होता है जिसको एक तो टाइपिंग, जिसका काम होता है टाइपिंग करना, और शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है। आप समझना जरा बात को। शॉर्ट हैंड का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बहुत जल्दी जल्दी लिखी जाती है। जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो वो अपने पास एक स्टेनोग्राफर रखते हैं। अब स्टेनोग्राफर जब उनको कोई लेटर लिखवा, भैया ये बंद करो, म्यूट हो जाओ पहले तो सब, अनम्यूट होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं आप सुने। स्टेनोग्राफर क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि आप बहुत बड़े अफसर हो कोई, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अब कोई लेटर लिखना है किसी को, या कोई नोटिस लिखवाना है, या कुछ भी करना है, आप तो लिखोगे नहीं, तो आप अपने पास, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो आप क्या करते हो, अपने पास एक वो रखते हो स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर को बुलाते हो और आप बोलते हो कि भैया ऐसे ऐसे लिख दो, इसको बिजनेसमैन को, फला आदमी को, फला फर्म को ऐसा लिख दो कि भैया हमने तुम्हारे को इतना माल इतनी तारीख को भिजवा दिया था, लेकिन तुमने अभी तक हमारे को उस माल का पेमेंट नहीं भेजा है, इसलिए आप इसको लिखो कि जल्दी जल्दी 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दे हमारे को। अब इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया उसने, तो बोल दिया ना, अब इतनी जल्दी बोला तो लिखेगा कौन? अब वो, आप तो बॉस हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक एक शब्द थोड़ी बोलोगे आप, उसको नहीं बोलोगे, तो आप जल्दी जल्दी बोल दोगे। स्टेनोग्राफर का काम क्या है, वो अपनी शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर उसको फटाफट फटाफट लिखता चला जाएगा, फटाफट 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 फटाफट, उंगली उसकी चलती। पेंसिल होती है एक अलग से इसकी, और कॉपी होती है अलग से। हिंदी की भी ये शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज होती है, और इंग्लिश की भी शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज होती है। वो जल्दी 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 लिखता, जैसे जैसे आप बोलते चले जाओगे ना, वो फटा उसी स्पीड से वो लिखता चला जाएगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज को हम और आप नहीं पढ़ सकते, एक दूसरा स्टेनोग्राफर ही पढ़ सकता है उसकी लैंग्वेज को, उसने क्या लिखा है कॉपी के अंदर। अब स्टेनोग्राफर क्या करता है, फिर जाता है, सारा जो भी डिक्टेशन होता है, जो भी मैसेज मिला है उसको, जो भी उसके बॉस ने उसको कहा है, वो जाता है अपनी टेबल के ऊपर, वहां पर उसका टाइपराइटर रखा हुआ होता है, आजकल तो कंप्यूटर्स होते हैं, वहां जाकर के उस अपने नोटपैड को या उस कॉपी को जिसमें उसने वो मैसेज लिख करके लाया है अपने बॉस का, उसको खोलता है। अब चूंकि वो खुद ही समझ सकता है उस चीज को, और वो पूरे के पूरे मैसेज को ह्यूमन, मतलब जो लैंग्वेज होती है हिंदी या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में उसको किसी भी व्यक्ति को लिखना है वो लेटर, उस लैंग्वेज को, हिंदी को या इंग्लिश को, वो लिख करके टाइप कर देता है। वो व्यक्ति होता है स्टेनोग्राफर। क्लियर हुआ अक्षित? यस सर। वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? और सर, ये स्लम्स यानी वो होता है ना, कच्ची बस्ती वाले या गरीब जो झोपड़पट्टी में? बिल्कुल सही बात आपने कहा। मैं इसको पढ़ रहा हूं जरा, अबाउट द पोएम को। तो पोएम में 2 पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ के अंदर जो बताया गया है वो
जो पोएट है उसके बारे में बताया गया है। जेम्स स्टीफन्स ग्रू अप इन अ स्लम्स ऑफ डबलिन। डबलिन एक जगह का नाम है और वहां की एक कच्ची बस्ती में ये बड़ा हुआ। ग्रू अप का मतलब सेकंड फॉर्म आ रही है ग्रू अप, ग्रू ग्रॉन, बड़ा हुआ। सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। एंड वर्कड एज ए स्टेनोग्राफर ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ हिज एज। और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इसने एक स्टेनोग्राफर का काम किया। लेटर यानी बाद में he served for some years as an assistant curator in Dublin। और एक डबलिन के अंदर इसने एक असिस्टेंट क्यूरेटर के रूप में काम किया कुछ साल। He had deep interest in Gaelic art, legends, literature and culture। लेकिन उसका बड़ा इंटरेस्ट था कला में, साहित्य में, संस्कृति में, है ना। इन चीजों में उसका बड़ा इंटरेस्ट था। कहानियों में होता है ना, कोई आदमी अब काम तो वो कुछ और करता था लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और था। होता है आदमी का इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है लेकिन मजबूरी में उसको कोई और काम करना पड़ जाता है। ये तो इस कवि के बारे में बात कही। द पोएम डेपिक्ट्स अ रैबिट इन अ स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। यानी ये जो कविता है वो एक ऐसे खरगोश के बारे में लिखी गई है जो कि एक पिंजरे के अंदर है और वो दर्द से चिल्लाता है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट विद हिज पॉ इनटू द स्नेयर। और पोएट जो है वो उस खरगोश की आवाज से पहचान लेता है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लेना। कैन रिकॉग्नाइज मॉडल आ रहा है यहाँ पे। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट। वो उस खरगोश की आवाज को पहचान लेता है। जानवरों की आवाज से भी जानवरों को लोग पहचान लेते हैं, पक्षियों की आवाज से लोग पक्षियों को पहचान लेते हैं, गाड़ियों की आवाज से लोग गाड़ियों को पहचान लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो कवि है वो पहचान लेता है उसकी आवाज से। खरगोश की जब आवाज आती है चिल्लाने की तो वो पहचान लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये खरगोश कहीं ना कहीं पर फंस गया है और वास्तव में उसका पंजरा एक स्नेयर का मतलब एक्चुअली होता है एक फंदा। जैसे कि शिकारी लोग जंगल में बिछा देते हैं, उसको लगा देते हैं फंदे को। कभी आपने फिल्मों में या कहीं पर देखा होगा तो जैसे ही जानवर का किसी का पैर पड़ता है, पंजा पड़ता है, और पंजा पड़ते ही वो एकदम से बंद हो जाता है वो फंदा, और उसमें फंदे में उसका पंजा जो है वो फंस जाता है। स्नेयर का मतलब एक्चुअली वो होता है फंदा, जिसको आप बोलते हो। तो वो फंदा में फंस जाता है उसका। द पोएट डिपिक्ट्स द सिचुएशन विद इफेक्टिव, अमेजिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। और कवि यहाँ पर वर्णन करता है पूरी स्थिति का, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वो कल्पना करता है। जैसे मैंने आपको बताया, देख तो पा नहीं रहा वो उसको, लेकिन वो एक कल्पना जरूर कर रहा है कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा, फंदे में उसका पैर फंस गया होगा है, और वो चिल्ला रहा है, उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया होगा। एक उसका जो एटीट्यूड है कवि का, वो उस खरगोश के प्रति बड़ा सहानुभूति का एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब रवैया, मतलब उसके मन में, कवि के मन में एक सहानुभूति का भाव पैदा होता है उस खरगोश के लिए। इमेजिनेशन है केवल उसकी, देखा तो नहीं है उसने, आवाज आ रही है बस। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। ये मैंने आपको बताया था। इस कविता में क्या हो रहा है, हर स्टेंजा की लास्ट लाइन हर दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन बन जाती है, रिपीट हो रही है। देख लो आप, हर स्टेंजा की लास्ट लाइन रिपीट हो रही है और अगले स्टेंजा की पहली लाइन बन जाती है वो, ठीक है ना। और ये जो है, द फर्स्ट स्टेंजास आर रिटन इन आयम्बिक टेरामीटर विद अ स्ट्रेस एट द एंड। आयम्बिक टेरामीटर में लिखी हुई हैं ये जो पहली जो 3 स्टेंजास हैं, और विद अ स्ट्रेस एट द एंड, और आखिर में इसमें एक स्ट्रेस होता है। आखिर में स्ट्रेस ही हो रहा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड but I cannot tell from where, and I cannot find the place. But this does not happen in the last stanza। लेकिन आखिरी वाले स्टेंजा में ऐसा नहीं होता है।
थोड़ा सा पहले जो 3 स्टेंजाज हैं उनके अंदर, ये क्या लिटरेचर की बात है, आप में कंपलसरी में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आप कभी लिटरेचर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे कि आयम्बिक टेरामीटर क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है, या किस तरीके से क्या होता है। अभी आपके ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ना अभी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन बाद में जब लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं तब फिर ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर हो गई आपको बात? और बताइए आप, पूछिए पूछिए आप। सर ये गैलिक आर्ट क्या होता है? गैलिक ये तो आर्ट है, एक नाम है किसी आर्ट का। गैलिक आर्ट है, ये नाम है किसी आर्ट का है। इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। दिस इज प्रॉपर नाउन। गैलिक यहाँ पर जो है वो प्रॉपर नाउन है। जी कैपिटल लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन है। लीजेंड्स का मतलब तो आप समझते ही हो, पुरानी कविताएं, कथाएं। लिटरेचर का आप मतलब समझते ही हो, साहित्य। कल्चर का मतलब आप समझते ही हो, संस्कृति। दिस। और बोलिए। यस सर। और बोलिए।